तो व्यूअर्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं GS3 का यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस का GS का थर्ड पेपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये सबसे पहले ये दिया गया कि ये सिविल सर्विसेज 2023 का मेंस का पेपर है GS3 का। तो सबसे पहले हमें देख लीजिए आप लोग पेपर कैसे गिवन है, और हम लोग पढ़ते हैं अपने फर्दर अपने क्वेश्चन की ओर कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था। तो सबसे पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा पेपर, फिर मैं इंग्लिश में करूंगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पेपर जर्नी पे। पेपर हमें क्या क्या पेपर में आया था तो 2023 में, तो हम लोग वो देखते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन हमें गिवन था कि जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर MSME की बड़ी हिस्सेदारी तेज आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हिंदी में गिवन था, और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा ये क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन क्या गिवन था? द फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ require increasing share of manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the government in this regards. तो ये आंसर में 150 वर्ड्स में लिखना था, और ये में 10 मार्क्स का गिवन था। काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये देखने में। तो और अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है? इस संबंध में आने वाली समस्याओं की परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए। तो मैंने शायद ये वाला टॉपिक पढ़ा है, तो मुझे याद है कि कैसे इसमें शायद मुझे ध्यान है कि जो ई गवर्नेंस था उसमें शायद कोई टॉपिक था। तो इसमें क्या है, एक कंट्री ने, उसका एग्जांपल भी दिया गया था कि एक कंट्री ने ऐसा किया था, पर वहाँ पे कुछ जो साइबर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो वहाँ का पूरा सिस्टम हैक हो गया था। तो ये उसकी शायद डिफॉल्ट हो सकती है। तो आप लोग, मेरा काम था फिलहाल में क्वेश्चन ही पढ़ना है, तो मैं केवल हिंट दे सकता हूँ आप लोगों को, बाकी आप लोग इसको सब करके देख सकते हैं। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है कि कृषि उत्पादों की उत्पादन एवं विपणन में ई तकनीक किसानों की किस प्रकार मदद करती है, इसे समझाइए, और इसे 150 वर्ड्स में लिखना है हमें। तो अगर हम लोग इसको इंग्लिश में पढ़ें तो हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक्सप्लेन इट। तो ये भी हमें 10 मार्क्स के लिए गिवन है। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है? भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य एवं उपायों को बताइए। आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति को कैसे प्रभावी सुधार माना जा सकता है, विवेचना कीजिए। State the objectives and measures of land reforms in India. Discuss how land and ceiling policy on land holding can be considered as an effective reform under economic. तो ये भी हमें 150 वर्ड्स में लिखना, और ये हमें 10 मार्क्स के लिए गिवन है हमें ये। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि कृषि वृद्धि AI की अवधारणा का परिचय दीजिए। AI क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है? क्या आप स्वास्थ्य सेवा में AI के उपयोग में व्यक्ति की निजात को कोई खतरा महसूस करते हैं? और उसको 150 वर्ड्स में लिखना। और इंग्लिश में पढ़ें तो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI. हाउ डज AI हेल्प क्लिनिकल diagnosis? Do you perceive any threat to primary of the individual in the use of AI in healthcare? I think it's not good for healthcare. I think so. मेरा ओपिनियन नहीं है, काफी लोगों का ओपिनियन है, क्योंकि अच्छा नहीं होता है। कोई भी नई चीज को एक बार अच्छी तरीके से टेस्ट कर लेना चाहिए। इसको भी हम लोग 150 मार्क्स में 150 वर्ड्स में लिखना था हमें इसको।
चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमें अगला क्वेश्चन क्या गिवन है? तो अगला क्वेश्चन हमें गिवन है कि उन विभिन्न तरीकों को पर चर्चा कीजिए जिनसे सूक्ष्म जीवी इस समय हो रही ईंधन की कमी से पार पाने में मदद कर सकते हैं। Discuss several ways in microorganisms can help in meeting the current fuel shortages। तो बायोलॉजी से साइंस आई थिंक बायोलॉजी से ये कुछ रिलेटेड है, उससे कुछ रिलेटेड टॉपिक दे दिया है इन्होंने। बांधों की विफलता हमेशा प्रलयकारी होती है। हाँ, हो सकती है, क्योंकि अगर आप लोग बांध को अच्छी तरीके से नहीं कंटेन कर पाएंगे तो जब बांध बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल का कंस्ट्रक्शन होता है, अगर उसमें अगर कुछ हो रहा है तो आसपास के गांव में बहुत बड़ा और काफ़ी भारी प्रभाव पड़ता है। विषय रूप से नीचे की ओर, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। बांधों की विफलता के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए। बड़े बांधों की विफलताओं के 2 उदाहरण दीजिए। और अगर हम लोग इसकी इंग्लिश की बात करें तो डैम फेलियर आर ऑलवेज कैटास्ट्रोफिक, स्पेशली ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड, रिजल्टिंग इन अ कोलोसल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ऑब्वियस सी बात है, अगर डैम टूट रहा है तो फिर डैम, मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन होती हैं। जब बड़ी कंस्ट्रक्शन टूटती हैं तो लाजमी सी बात है उनसे काफ़ी सारा नुकसान होना ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होगा। आगे बढ़ते हैं तो एनालिसिस द वेरियस कॉजेज ऑफ डैम फेलियर, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ लार्ज डैम फेलियर। तो हमें बड़े बड़े जो एग्जाम्पल देने हैं जो वास्तविक में हुए हैं, डैम फेलियर्स की वजह से काफ़ी बड़ी दुर्घटना हुई है, तो उनको एग्जाम्पल तौर पे देना भी पड़ेगा हमें। तो फर्दर बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो हमें क्या गिवन है कि तेल प्रदूषण क्या है, समुद्री परिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव क्या हैं, भारत जैसे देश के लिए किस तरह से तेल प्रदूषण विशेष रूप से हानिकारक है। What is oil pollution? What are its impact on maritime ecolife, in which in oil pollution particularly harmful for a country like India? इसको भी हमें 150 वर्ड्स में लिखना और ये भी 10 मार्क्स के लिए है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी इस बार डाइवर्स करके क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हैं, तो अच्छा पेपर लग रहा है मुझे काफ़ी पढ़ने में, और मुझे काफ़ी सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, तो अच्छा पेपर है मेरे लिए। तो ऐसे अगर हम लोग फर्दर आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 की है कि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन समुदायों का विशेष बहाल करने में दिल और दिमाग जीतना एक आवश्यक कदम है। इस संबंध में जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में समाधान के भाग के रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। Winning of heart and mind in terrorism affecting areas in essential step in restoring the trust of the population. Discuss the measure adaptation by the governance in the respect as part of the conflict resolution in Jammu and Kashmir। तो आई थिंक मुझे याद है कि मैंने साइकोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ा था, तो उससे कुछ मुझे लिंक लग रही है इसकी। तो आप लोग देख रहे हैं तो कितने डाइवर्स करके टॉपिक को किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड कर रहे हैं ये लोग। तो फर्दर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन हमें गिवन है कि सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स आदि मानव रहित हवाई वाहनों UAV की मदद से पहुंचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर हमें 150 वर्ड्स में ही लिखना है इसमें भी। तो अगर हम लोग इसकी इंग्लिश की बात करें तो द यूज ऑफ द अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAVs by our advisories across the border to ferry arms, ammunition, drugs, etc. is a serious threat to the internal security। तो internal security से आ गया। Comment on the measures being taken to tackle the threat, इसको भी हमें लिखना है 150 वर्ड्स के अंदर, और ये 10 मार्क्स के लिए हमें क्वेश्चन गिवन है।
तो फर्दर हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या गिवन है, भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी प्रकृति में संचालनिक है। भारत में बेरोजगारी के गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण कीजिए और सुधार के सुझाव दीजिए। मतलब कुछ नहीं है, कमेंट्स हमें पास करने और उसके सॉल्यूशन हमें देने होंगे इसमें। तो फर्दर हम लोग इसके इंग्लिश की बात करें तो मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चर इन नेचर। एग्जामाइन the methodology adopted to compute unemployment in the country and suggest improvements। तो ये भी हमें 50 मार्क्स लिए और हमें इसको आई थिंक 250 वर्ड्स में लिखना होगा। काफ़ी बड़ा स्कोप हो जाता है इसमें, काफ़ी आई थिंक लॉन्ग आंसर है। इसको अगर हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे, मतलब अच्छी तरीके से ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करके लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलना अच्छी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो हमें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है हम लोग देखते हैं कि देखभाल अर्थव्यवस्था और मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बीच अंतर कीजिए। महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्राकृत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है। अगर हम लोग इसकी इंग्लिश की बात करें तो डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। How can care economy be brought into monetized economy through women empowerment। इसको भी हमें 250 वर्ड्स में लिखना और ये भी हमारे 15 मार्क्स के लिए है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं आगे की खपत। explain the changes in cropping pattern in India in the context of changing in consumption pattern and marketing condition। इसको भी हम लोग 250 वर्ड्स में लिखना और ये 15 मार्क्स के लिए है। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र के प्रदान किए जाने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा उठाए गए कृषि से संबंधित मुद्दों की विवेचना कीजिए। What are the direct and indirect subsidies provided to farm sectors in India? Discuss the issue raised by the World Trade Organization WTO in relation to agriculture subsidies। तो इसको भी हमें 250 वर्ड्स में लिखना है। आप लोग देख रहे हैं कितना हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा है। कुछ क्वेश्चन तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहे हैं कि इन्होंने उठा कहाँ से लिया। एक्चुअली इसकी बात नहीं कर रहा, तो कई सारे क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आए थे वैसे, अगर मैंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा तो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों का अपनाना दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इलेक्ट्रॉनिक वाहन कैसे योगदान करते हैं और पारंपरिक दहन ईंधन वाहनों की तुलना में वे क्या प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं। इसको भी हमें 250 वर्ड्स में लिखना है। तो अगर फर्दर हम इसकी इंग्लिश की बात करें तो अडोप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड। हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन एंड व्हाट आर द की बेनिफिट्स they offer compared to the traditional combustion engine vehicles। तो हमारा ये भी 250 वर्ड्स में लिखना और ये भी 15 मार्क्स के लिए ही होगा। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो हमें क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है, भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है जिसे इसके पहले के मिशन में हासिल नहीं किया जा सका। जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया है उनकी सूची दीजिए। प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान की उप प्रणालियों को प्रस्तुत कीजिए और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के आभारी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र की उस भूमिका का वर्णन कीजिए जिससे कि श्री हरिकोटा से सफल प्रेक्षण में योगदान दिया है। तो अगर फर्दर हम इसकी इंग्लिश की बात करें तो व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ द इंडिया थर्ड मून मिशन विच कुड नॉट बी अचीव्ड इन इट्स earlier mention
mission list the countries that have achieved this task, introduce the subsystem in the spacecraft launch, then explain the role of the virtual launch control center at the Vikram Sarabhai Space Center, which contribute to the successful launch from the श्री हरिकोटा। इसको भी हमें 250 वर्ड्स में लिखना और ये 15 मार्क्स के लिए है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्दर अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है अब अगला 17। तो फर्दर हम लोग इसमें देखेंगे तो हमें क्या गिवन है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए और रामसर स्थलों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भारत की कुछ आर्द्रभूमियों के नाम लिखिए। तो हमें क्या करना है, कमेंट ऑन द नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा सिंपल सवाल मुझे यही वाला लगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आराम से आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है ये। फ्यू वेटलैंड्स ऑफ द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इंक्लूडिंग इन द रामसर साइट्स। तो फर्दर हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC ने वैश्विक समुद्री स्तर में 2100 ईस्वी तक लगभग मीटर की वृद्धि का पूर्ण अनुमान लगाया है। हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत और दूसरे देशों में इसका क्या प्रभाव होगा। इसका हमें उत्तर लिखना है 250 वर्ड्स के अंदर और ये भी हमारा 15 मार्क्स के लिए होगा। फर्दर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि हमें क्या कहना है कि जलवायु परिवर्तन। तो हमने ये तो पढ़ लिया था, तो इसको इंग्लिश में पढ़ना था। द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ द क्लाइमेट चेंज IPCC हैज प्रेडिक्टेड अ ग्लोबल सी level rise of the 1 meter by AD 2100. What would be its impact in India and the other countries in the Indian Ocean region? Answer in 250 words। वही हमारा हर बार तरह और ये 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हमें। और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत द्वारा सामना की जाने वाली अंतरिक्ष सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं। ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों की भूमिका बताइए। What are the internal security challenges being faced by India? Give and role of the central agency and investigation agency tasked to counter these such threats। इसको भी हमें 250 वर्ड्स में लिखना और ये भी हमारा 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है हमें गिवन। तो हमारा अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि है 20 क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमें क्या दिया गया है कि जो भारत के आतंकवाद के पोषण के प्रमुख स्रोत और उन स्रोतों की कटौती के लिए कई किए गए प्रयासों को बताइए। इस आलोक में हाल ही में नई दिल्ली में नवंबर 2022 में हुई आतंकवाद के लिए धन नहीं NMFT संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्य की भी विवेचना कीजिए। ये हमारे 250 वर्ड्स में लिखना। और अगर फर्दर मैं इसकी इंग्लिश की बात करूं तो इसमें क्या क्या है, गिवन आउट द मेजर सोर्स ऑफ टेरर फंडिंग इन इंडिया एंड द एफर्ट बीइंग मेड to curtail these sources in the light of this. Also discuss the aims and objective of the No Money for Terror NMFT conference recently held at New Delhi in November 2022। तो ये हमारा वही है कि 15 मार्क्स के लिए और 250 वर्ड्स के लिए लिखना है। और अब हमारे इस सेशन का एंड होता है जा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।